स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल TMC नॉलेज में। और आइए देखते हैं, ये प्रैक्टिस सेट 3 है बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए। तीसरा प्रैक्टिस सेट का ये पार्ट 2 है, यानी कि डीएलएड विषय के जो प्रश्न हैं वो इसमें हम देखेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट 2 है और 2 का जो है कि डीएलएड विषय के जो प्रश्न है उसमें हम देखेंगे। आपको पता है कि इसमें कुल 75 प्रश्न होते हैं, लेकिन हम 75 प्रश्नों को एक ही वीडियो में नहीं देखेंगे। इसको 2 या 3 वीडियो में उसको छोटे छोटे वीडियो के रूप में देखेंगे, ताकि आपके लिए भी ज़्यादा उबाऊ ना हो और वीडियो कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि कुछ स्वास्थ्य कारणों से या फिर ऐसा कुछ समस्याएं आ जा रही, जिस वजह से हम कंटिन्यू नहीं रह पा रहे। इस बात का अफसोस हमें भी है फ़िलहाल। और ऐसे भी आपको पता है कि सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न है, तो हमने 7 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। उसके बाद से 7 या 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उसके बाद से बाकी के जो 3-4 सेट है सामान्य अध्ययन का, तो वो तो कर लिया जाएगा। बाकी जो डीएलएड विषय के जो प्रश्न हैं उसको थोड़े थोड़े करके हम लोग देख लेंगे। आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा किस वर्ष तैयार किया गया था? भारत में जो पहला राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का जो ढांचा निर्धारित किया गया था 1968 में निर्धारित किया गया था, यानी कि 1968 में से तैयार किया गया था। भारत का जो पहला राष्ट्रीय पाठ्यचर्या था। और इस ढांचे ने देश में शिक्षा के विकास के लिए दिशा निर्देश और सिद्धांतों को निर्धारित किए थे। आपको इसी क्रम में बता दें कि पहली जो यानी कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू की गई थी, यानी कि DS कोठारी की अध्यक्षता में, यानी कि DS कोठारी, आप याद रख सकते हैं कि DS कोठारी आयोग की सिफारिश पर जो है कि पहली शिक्षा नीति लागू की गई थी 1968 ईस्वी में। यानी कि 1968 में भारत में पहली शिक्षा नीति लागू हुई थी। उसके बाद से 1986 में जो है और नई शिक्षा नीति जो है कि 1986 में लाई गई थी। यानी कि 1986 की जो नई, इसके पहले 2020 में जो शिक्षा नीति आई है, उसके पहले हम लोग 1986 के शिक्षा नीति के अनुसार ही हमारे पाठ्यक्रम थे। तो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति DS कोठारी आयोग के सिफारिश पर 1968 में लाया गया था और नई शिक्षा नीति 1986 में। उसके बाद से जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है 2020 बनी जो है, यानी कि 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो ये जो लाई गई है। अब इसमें बता सकते हैं कि आखिर ये किस समिति के आधार पर इसने अपनी रिपोर्ट दी है। तो इसमें है कि के कस्तूरीरंगन, यानी कि के कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट पर इसे लाया गया है। और इसका उद्देश्य है एक समान पाठ्यक्रम संरचना प्रदान करना और विभिन्न राज्यों में विषयों में एकरूपता को बढ़ावा देना। क्योंकि रूपरेखा में समग्र विकास, ज्ञान के एकीकरण और निरंतर मूल्यांकन की आवश्यकता के महत्व पर भी जोर दिया गया है। और कुल मिलाकर के इस ढांचे की जो तैयारी है, भारत में शिक्षा नीतियों के विकास में एक महत्वपूर्ण, यानी कि उसको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये सब जो है कि शिक्षा नीति समय समय पर लाई जाती हैं। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? अगला प्रश्न है, आप देखिएगा। थोड़ा सा तेज़ी से हम चाहेंगे कि वीडियो को कम समय में हम ज़्यादा प्रश्नों को देख लें। तो इसका सही जवाब हम बताते चलेंगे। देखिए, इसका सही जवाब है कि सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सके। यहाँ पे बात हो रही है कि जो वंचित वर्ग से जो बच्चे आते हैं, यानी कि जो बच्चे वंचित हैं, यानी कि सुविधा विहीन हैं, उनके पास सुविधा नहीं है, यानी कि वो ऐसे घरों से आते हैं जो संपन्न नहीं है, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तभी तो उनके पास सुविधा नहीं मिल रही है। तो ऐसे बच्चों के लिए सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सकें। यानी कि उसके लिए बच्चों के ग्रुप बनाने चाहिए और एक जो है कि ऐसे प्रोग्रेसिव सहयोगात्मक समूह बनना चाहिए जो अधिगम को बढ़ाने के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सकें, ताकि सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को, यानी कि अपनापन की भावना को बढ़ाना ये बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बच्चों को ऐसा लगे। क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं जो सुविधा वंचित होते हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़े होते हैं, तो उनमें जो है कि हीन भावना भी आ जाती हैं। तो ऐसे में अपनापन का भाव वहाँ पे एक शिक्षक ला करके उसमें काफ़ी प्रगति ला सकता है। अगला प्रश्न है कि वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उनमें मुख्यतः किसमें दिक्कत आती हैं? वह वैसे छात्र हैं जिनमें पठन वैकल्य है, यानी कि उनमें मुख्यतः पढ़ने व लिखने में दिक्कत आती हैं। जब तक कोई बालक अधिगम करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करता है, वह समस्या शारीरिक, मानसिक या व्यक्तिगत भी हो सकती हैं। तो इसे हम जो है कि अधिगम अक्षमता कहा जाता है। और वैसे छात्र जो है कि जिन्हें पठन वैकल्य हैं, यानी कि उन्हें पढ़ने और लंबे अंशों को समझने के लिए लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से इसमें
कुछ चीज़ें होती हैं, यानी कि इसमें सही जवाब इसका है ऑप्शन ए होगा, यानी कि पढ़ने और लिखने में उनको दिक्कतें आती हैं। अब यहाँ पे कुछ जो है कि अधिगम जो अक्षमताएँ होती हैं, यानी कि सीखने के क्रम में बच्चों में बहुत तरह के एक कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसमें कुछ नाम है। जैसे कि आपको बता दें कि उसमें जैसे ये एक होता है, उसमें जो मेंटली जो डिजॉर्डर होता है, डिसलेक्सिया कहते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि जो बच्चे डिसलेक्सिया के शिकार होते हैं उसमें पढ़ने में दिक्कत होती है, यानी कि उनमें पढ़ने संबंधी समस्याएं आती हैं। एक होता है डिसग्राफिया होता है, जिसमें लेखन संबंधी विकार होते हैं। एक होता है कि डिसकैलकुलिया, ये इसमें होता है कि वो जो है कि यानी कि डिसकैलकुलिया का मतलब हुआ कि उसमें वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, यानी कि गणना नहीं कर पाते हैं, जोड़ घटाव जैसी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। और एक डिस्फेसिया होता है जिसमें वाक संबंधी विकार है। इन चीज़ों को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, इसका हम चाहेंगे कि इसको, ताकि इसको और भी आप अच्छे से इसको नोट कर सकें। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए में था। अगला प्रश्न है कि हावर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है? और इसका सही जवाब है कि स्थानिक जो बुद्धि है, ये जो है कि इसमें स्थानिक बुद्धि का प्रयोग जो है कि दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने प्रारंभिक अनुभवों को परिवर्तन लाने के लिए किया गया है। जो हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक इकाई नहीं है, बल्कि बालक में विभिन्न प्रकार की बुद्धि मौजूद होती हैं और उससे इस बुद्धि में प्रत्येक एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। स्थानिक बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो उसमें वो क्या होते हैं कि विजुअल स्पेशियल में मजबूत होते हैं और वे चीज़ों को देखने में बाकी लोग से अच्छे होते हैं। यह व्यक्ति अक्सर दिशाओं के साथ साथ नक्शे, चार्ट, वीडियो और चित्रों को देखने में अच्छे होते हैं। यानी कि जो स्थानिक बुद्धि वाले चित्रों के रूप में सोचते हैं, उन्हें नक्शे या फिर चार्ट या जो चित्र होते हैं और ये वीडियो तथा फिल्म, ये सब चीज़ें को देखने में वो जो है कि ज़्यादा आनंद लेते हैं। तो ऐसे में हम जो है कि स्थानिक बुद्धि का प्रयोग जो है कि हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम ये कैसा होना चाहिए? आपको बता दें कि एक बाल केंद्रित अधिगम कक्षा जो है, बाल केंद्रित जो कक्षा में अधिगम होगा, उसके संबंध में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखना है। तो देखिए, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम जो है कि शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होता है, क्योंकि जब शिक्षक जो है कि जो कक्षाएं होती हैं तो बाल केंद्रित ही होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को ध्यान में रख करके बाल केंद्रित कक्षाओं में शिक्षण की प्रक्रिया और शिक्षकों के संवाद का तरीका ऐसा होता है जिसमें बच्चों की भागीदारी और सहभागिता के अवसर ज़्यादा मिलते हैं। ऐसा है कि उसमें हम बच्चों को ज़्यादा मौका भी दे सकते हैं ताकि बच्चे अपनी बातों को रख सकें, अपनी समस्याओं को बेधड़क बोल सकें। नहीं तो ऐसे होता है कि हम सिर्फ जाएं और अपनी ही बात कहने लगे तो बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि वो शिक्षक केंद्रित हो गया, वो बाल केंद्रित कहाँ हुआ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सी में है, शिक्षक और छात्रों में सह निर्मित होता है। शिक्षक और छात्रों के द्वारा मतलब वो बनाया, उस तरह का माहौल बनता है जिसमें बालकों की सहभागिता सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से हैं कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। ये प्रश्न इसके पहले रिपीट हो चला है। और एक ऐसा पाठ्यक्रम जो बच्चों को उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, वह उसको लागू करके हम विद्यार्थियों की विफलता को कम कर सकते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बालकों के रुचि और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए में है। ये प्रश्न इसके पहले वाले सेट में भी ये मिल चुका है, यानी कि रिपीट हो चला है। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियाँ उनके बारे में क्या बतलाती हैं। विद्यार्थियों के बीच में जो भ्रांतियाँ होती हैं, भ्रम का माहौल जो हो जाता है, तो विद्यार्थियों के बीच में भ्रांतियाँ उनके बारे में बतलाती है कि अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ है उनके पास। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हम अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग नई जानकारी को समझने में करते हैं, और क्योंकि जो हमारा पूर्व ज्ञान होता है वही नई जानकारी को समझने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियाँ उनके अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ बतलाती हैं। कुछ गलतफहमियाँ नए सीखने में महत्वपूर्ण बाधाएं हो सकती हैं। तो इस तरीके से सही जवाब है कि अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ, ये जो है कि भ्रांतियाँ उनके विषय में बतलाती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती हैं। विद्यार्थी किन कारणों से गर्व महसूस कर सकते हैं अपने आप में। तो
सही जवाब है इसका कि जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है तो विद्यार्थियों में गर्व का कारण बनता है ये। यानी कि विद्यार्थियों में गर्व की स्थिति, यानी कि विद्यार्थियों को अपने आप पे गर्व तब होता है जब वह किसी भी लक्ष्य को अपने स्वयं के प्रयासों से ही प्राप्त कर लेता है, और तब उसे विश्वास होने लगता है कि यह उपलब्धि उसके स्वयं के कारणों से या स्वयं के जो प्रयास किए गए हैं उसके द्वारा मिली हैं। तो ये उनके लिए काफ़ी गर्व का क्षण होता है। तो इस तरीके से सही जवाब ऑप्शन सी में है, यानी कि जब सफलता का कारण वो स्वयं को मानेगा, स्वयं उसके चलते ही सफलता अर्जित कर रहा है अपने चलते, तो इस तरीके से उसमें ये गर्व का कारण बनती है और इससे बच्चों का हौसला भी बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। और इसका सही जवाब है कि सीखने की वह प्रक्रिया जो होती हैं द्वितीयक समाजीकरण कहलाती हैं, जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। तो इस तरीके से द्वितीयक संस्थाएं, जैसे कि मान लेते हैं जैसे शिक्षण संस्थाएं होती हैं, आर्थिक संस्थाएं होती हैं या राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, जबकि जो हमारी प्राथमिक जो संस्थाएं होती हैं, प्राथमिक संस्थाएं होती हैं जिसमें हम परिवार अपने आस पड़ोस के चीज़ों को शामिल करते हैं। तो सही जवाब इसमें ऑप्शन डी में है यहाँ पे कि द्वितीयक समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती हैं। द्वितीयक समाजीकरण उस बढ़ते बच्चों को संदर्भित करता है जो अपने साथियों से सामाजिक आचरण में महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। और द्वितीय सामाजीकरण की जो प्रक्रिया है या सीखने की एक प्रक्रिया होती है जो बड़े समाज के भीतर एक छोटे समूह के सदस्यों के रूप में उपयुक्त व्यवहार करता है। तो इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न है कि एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। और इसका सही जवाब है कि संरचनात्मक मूल्यांकन पर महत्व देना चाहिए, क्योंकि जो या शिक्षकों को शिक्षार्थियों की सीखने की प्रगति का निरीक्षण और विश्लेषण करने में मदद करती हैं। क्योंकि हम जब संरचनात्मक जो है कि मूल्यांकन करेंगे, यानी कि जब हम उसका क्रिएटिव जो है कि असेसमेंट करते हैं, तो इसमें ये चीज़ें जो है कि ये संरचनावादी कक्षाएं में इस तरह की बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। और उसमें शिक्षक जो हैं ये समझ पाता है कि आखिर जो शिक्षार्थी हैं यानी कि जो बच्चे हैं वो उनके सीखने की प्रगति का क्या स्थिति है, वो कहाँ तक सीख रहे हैं, और इसमें उनकी जो अंदर जो कमी है उस चीज़ का हम निरीक्षण कर पाएंगे और उसमें विश्लेषण भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि एक अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी। विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को कौन सी जो युक्ति है यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिया गया है कि वो सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी। तो देखिएगा, एक अध्यापिका के द्वारा या कोई भी अध्यापक या अध्यापिका है तो अपना उसमें जो युक्तियां हैं इसमें से बहुत तरह की युक्तियां ऐसी होती हैं जो विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ाती हैं। तो ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना उनके सामने जिससे बच्चे जिनके लिए वो नौसारी जो है कि समाधान खोजने की ज़रूरत हो, बच्चों में सृजनात्मक सोच निम्न तरीके से यानी कि उसमें बहुत तरीके से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि बच्चों की रुचियों को पहचान करके उन्हें अभिव्यक्ति का हम अवसर दें कि उनमें किस चीज़ की रुचि है और वो क्या क्या उसके विषय में जानते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत तरह के विषय हो सकते हैं। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों में जो है कि दूसरों से भिन्न कार्य करने को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भी सृजनात्मकता का एक बहुत बड़ा लक्षण है। सृजनात्मक कार्य हेतु उन्हें समय देना चाहिए और उनके कार्य करने की आदतों का उसमें विकास करना चाहिए। तो ऐसे में बहुत तरह के रीजन हो सकते हैं, यानी कि इसमें ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिसके लिए यहाँ पे नवाचारी होना चाहिए, क्योंकि इसमें नवाचारी लिखा हुआ है। नवाचारी समाधान खोजने का, यानी कि जो इनोवेटिव जो रिसर्च है इस तरीके की वो चीज़ों को सोचे। यानी कि नवाचारी का मतलब हुआ कि नई नई तकनीकों को सोचे, नए तरीके से किसी समस्या को समाधान करने के लिए सोचे। तो ये इस तरह के तमाम जो है कि हम युक्तियों को अपना करके और विद्यार्थियों में क्रिएटिविटी को हम जगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रवाह तथा मंद गति के विकास बाल अपराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं। यानी कि शारीरिक अस्वस्थता हो, यानी कि बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हों, काम प्रवृत्ति का प्रवाह, मंद गति के विकास, ये बाल अपराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं। और इसका सही जवाब है कि इसमें ये जो है कि व्यक्तिगत कारणों के अंतर्गत शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रवाह तथा मंद गति के विकास जो है कि ये बाल अपराध के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ऐसी जो है कि बाल अपराध इसका सही जवाब होगा। यानी कि इसमें जो इसमें
व्यक्तिगत कारण इसका सही जवाब है, यानी कि व्यक्तिगत कारणों के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं, तो व्यक्तिगत कारण इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंधे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों का प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित हैं। अंधे बच्चों को, यानी कि चूँकि जानते हैं कि अंधे बच्चे जो हैं कि ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं, तो अंधे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों का जो प्रशिक्षण होता है, यानी कि उनका जो ट्रेनिंग होता है, वो ऐसा स्कूल जो है कि वो देहरादून में है। तो सही जवाब देहरादून है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि विद्यालय में शैक्षिक मंदता का एक मुख्य कारण क्या है। विद्यालयों में जो शैक्षणिक मंदता देखा जाता है उसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है कि विद्यालय का वातावरण जो है कि दोषपूर्ण होना, पाठ्यक्रम का कठोर होना और अयोग्य अध्यापकों द्वारा शिक्षण का काम करना, ये जो है कि शैक्षणिक मंदता का एक कारण बन सकता है। और यही कारण है कि वहाँ पर शैक्षणिक जो प्रक्रिया होती है काफ़ी धीमी चलती हैं, तो इससे बच्चों पर भी उसका नकारात्मक असर पड़ता है और बच्चों में अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, अधिगम का जो स्तर होता है वो काफ़ी निम्न रहता है। तो इस तरीके से इसमें ये तीनों ही ऑप्शन इसके लिए सही हैं, यानी कि एक से अधिक जवाब इसमें सही हैं ये सभी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें विद्यालयों में वातावरण का दोषपूर्ण होना, पाठ्यक्रम का कठोर होना और अयोग्य अध्यापक द्वारा शिक्षण, ये 3 ऑप्शन इसके सही जवाब हैं, यानी कि एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक जो समावेशी शिक्षा होती है, समावेशी शिक्षा समता और समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित होती है, क्योंकि इसमें हम जानते हैं कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ एक ही वर्ग में बैठा करके और एक ही छत के नीचे बैठा करके उनको उसमें उनको पढ़ाया जाता है। यानी कि विद्यालयों में भी इसी तरह की व्यवस्था है। यहाँ पे विद्यालयों में भी हम देखते हैं कि किसी प्रकार की जाति, धर्म या किसी भी जो है कि शारीरिक या आर्थिक रूप से किसी प्रकार का भी भेदभाव विद्यालयों में नहीं होता है और सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे ये समता और समानता के अवसर पे काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों की, यहाँ पे लिख दिया है कि बच्चे की मानसिक आयु उनकी शारीरिक आयु से कितने वर्ष कम होने पर उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे की जो मानसिक आयु यदि उसके शारीरिक आयु से 2 वर्ष कम हो तो उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और वह 10 वर्ष के सामान्य बालकों का कार्य करता है तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष मानी जाएगी। तो इसका सही जवाब है कि यानी कि इसमें बी, यानी कि 2 वर्ष जो है कि कम होने पर हम उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न यहाँ से है कि विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलट कर लिखने और बदल कर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है। यानी कि बस विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने या उलट करके लिखने और बदल करके लिखने में अगर कठिनाई आती है तो ये किस प्रकार का डिजॉर्डर हो सकता है। और इसका सही जवाब है कि ये जो है कि वाचन वैकल्य जो है कि यानी कि ये वाचन वैकल्य की तरफ इशारा करता है। जब कोई बालक अधिगम करने में यानी कुछ सीखने में किसी भी प्रकार का समस्या का सामना करता है तो वह समस्या शारीरिक भी हो सकती हैं, मानसिक या व्यक्तिगत हो सकती हैं। तो इस तरह के हम जानते हैं कि इसके पहले भी चर्चा हम लोगों ने किया कि ऐसे जो अधिगम में अगर कठिनाई आती हैं तो उसको अधिगम अक्षमता कहा जाता है। इसमें हमने बताया था कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया और डिस्फेसिया, ये जो है कि इस तरह की चीज़ें आती हैं। और इसमें नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि तो इसका सही जवाब क्या होगा, देख लीजिए पहले। तो सही जवाब इसमें वाचन वैकल्य हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाठ्यचर्या के मानकों को निर्धारित करने वाला दस्तावेज कौन सा है। पाठ्यचर्या के मानकों को निर्धारित करने वाला जो दस्तावेज है यानी कि पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा होती हैं वो उसका सबसे अच्छा दस्तावेज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा को अनुशासित करने का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, मैंने किस चीज़ को विकसित करना होता है। कक्षा को अनुशासित करने का एक मुख्य लक्ष्य होता है कि विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन को विकसित करना, क्योंकि अनुशासन आप जानते हैं कि किसी भी विद्यार्थी के लिए या विद्यार्थी क्या एक व्यक्ति के लिए ही पूरे लाइफ जो है कि अनुशासन का बहुत महत्व होता है। और वो चीज़ें अगर हम विद्यार्थियों को विद्यालय जीवन में ही अगर विद्यार्थी जीवन में अगर हम विकसित कर दें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन को विकसित करना, ताकि बच्चे जो हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएं और वो खुद से अपने काम को एक जो है कि समय सीमा के अंदर रह के करने लगें। अगला प्रश्न है कि ट्यूटोरियल विधि किस प्रकार के शिक्षण का उदाहरण है। ट्यूटोरियल यानी कि बच्चों को जो ट्यूटोरियल विधि जो है कि छात्र नियंत्रित शिक्षण विधि का उदाहरण होता है।
तो छात्र नियंत्रित विधि ये शिक्षण, ये जो है कि इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। और इसमें नेक्स्ट प्रश्न है कि किस सिद्धांत के अनुसार विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है। और आप देख सकते हैं कि जो मस्तकाधोमुखी सिद्धांत होते हैं उसके अनुसार विकास की क्रिया का आरंभ जो है कि सिर से पैर की ओर होता है, जबकि निकट दूर विकास क्रम में विकास सबसे पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है और उसके बाद केंद्र से दूर भागों में प्रारंभ होता है। तो सही जवाब ऑप्शन बी में है। ये जो सिद्धांत हैं उसमें विकास की क्रिया का जो शुरुआत होता है वो सिर से होता है। और अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी के, ये आप देख सकते हैं कि एक विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को पढ़ाए जाने वाली नई अवधारणा के साथ जोड़ने का उद्देश्य क्या होता है। विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली जो नई अवधारणा के साथ जोड़ने का उद्देश्य क्या हो सकता है। और इसका सही जवाब है कि उसका मतलब होता है, यानी कि नई अवधारणा से जोड़कर पढ़ाने का उद्देश्य होता है कि संबंधित जो सामग्री है उसको समझने और नई जानकारी हासिल करने में क्या होता है कि उससे आसानी होती है। इसके अलावा यह जो है कि अधिगम के स्थानांतरण को और अधिक आसान बनाता है। तो इस तरीके से सही जवाब ऑप्शन सी में है। इसके बाद के यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं कि हार्वर्ड की प्रश्नपत्ति पाठ योजना का अंतिम पद क्या है। और इसका सही जवाब है कि जे.एफ. हार्वर्ड की पाठ योजना के 5 चरण हैं, जिसमें तैयारी है, प्रस्तुति, उसका मेल करना, सामान्यीकरण और आवेदन। किंतु इसके 5 पद जो हैं कि उसको हम ऐसे भी दे सकते हैं कि प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा प्रयोग, ये उसके जो है कि 5 चरण हैं। तो उसका अंतिम पद यहाँ पूछा गया है, तो इसका अंतिम पद क्या होगा। इसमें से आप देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा प्रयोग। तो इसमें यहाँ पे अंतिम जो पद हैं तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और प्रयोग सबसे अंत में आ रहा है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है। और इसके बाद का प्रश्न है कि दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित रहता है। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में जो है कि सम्मिलित क्या क्या चीज़ें रहती है। तो उसमें उद्देश्य का निर्धारण भी होता है, विषय वस्तु का चयन, शिक्षण विद्यार्थियों का निर्धारण होता है और दैनिक पाठ्य वस्तु का भी चयन किया जाता है। तो इस तरीके से इसमें हम देख सकते हैं कि उद्देश्य निर्धारण भी है, ये भी है, इसमें सभी चीज़ें जो है कि हैं, यानी कि एक से अधिक इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न इसका है कि मूल्यांकन उपागम में प्राथमिकता दी जाती है। किस चीज़ की प्राथमिकता इसमें दी जाती है। और इसमें देख सकते हैं कि मूल्यांकन जो उपागम में मूल्यांकन विधियों का उल्लेख करते हैं इसमें, जिसमें इसके द्वारा शिक्षण जो है कि शिक्षण का उद्देश्य जो है कि प्रदत्त ज्ञान, अधिनियम के अनुभवों और उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी कि शिक्षण के उद्देश्य से उसके प्रदत्त ज्ञान और अधिगम के अनुभव, इन सभी का मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन उपागम में प्रस्तुतिकरण को प्राथमिकता दी जाती है ज़्यादा, यानी कि सही जवाब ऑप्शन सी में है। इसमें प्रस्तुतिकरण का महत्व ज़्यादा होता है। इसके बाद का प्रश्न है कि वर्ग कक्षा में 2 विद्यार्थी बैठने को लेकर आपस में झगड़ा करते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे। ये काफ़ी कॉमन सेंस की बात है और आपके विवेक पर है कि जब 2 विद्यार्थी आपस में बैठने को लेकर के अगर झगड़ा कर लेते हैं, अक्सर विद्यालयों में इस तरह की समस्याएं नित्य प्रतिदिन आती रहती हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि दोनों में समझौता कराने का प्रयास करेंगे। पहले तो हम अपने से उनको समझाएंगे। दूसरा चीज़ है कि यानी कि सही, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन के अनुसार देखना है, क्योंकि हम स्कूलों में तो इस चीज़ को हम हैंडल कर ही लेते हैं, हम लोग के सामने ये सब समस्याएं आती हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा इसमें। और ऐसे प्रश्नों में जो एक से अधिक जो ऑप्शन होते हैं, जो व्यवहारिक जितने भी जो प्रश्न हैं, तो उसमें ऐसे ऐसे आपके पास ऑप्शन रहेंगे जो एक से अधिक आपके पास उसमें ऑप्शन सही लगता है। और इसका सही जवाब है कि उनमें हम आपस दोनों में समझौता कराने का प्रयास करेंगे, ये सही है कि ताकि उसमें हम उन चीज़ों को समझा करके, और क्योंकि हम अगर विद्यार्थियों को ऐसे में अलग अलग बैठा दें या किसी तरह से उस चीज़ को हम समाधान कर लेते हैं, लेकिन फिर विद्यार्थियों में आपस में वैमनस्य का भाव उत्पन्न हो जाता है, एक दूसरे से वो आपस में दुश्मनी का भाव कर लेते हैं एक दूसरे से। तो इस तरीके से हम दोनों में समझौता कराने का प्रयास करेंगे ताकि उनमें आगे भी किसी प्रकार का मतभेद ना हो। इसके बाद के प्रश्न है यहाँ से कि विकास एक कभी ख़त्म ना होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि विकास कभी ख़त्म नहीं होने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतरता का सिद्धांत है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी से है। और विकास क्या है, जानते हैं कि जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो गर्भधारण से ले करके और मृत्यु तक ये चलती रहती हैं। तो इसके बाद का प्रश्न है कि निम्न में से
निम्न में से शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत का मुख्य प्रस्तावक कौन है? शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत का मुख्य प्रस्तावक कौन है? और इसका सही जवाब है कि एन.एल. गेज। ये जो है इसमें सही जवाब होगा, जो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपने कक्षा के जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं तो उनके लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए शिक्षक को? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं क्लास में, तो एक शिक्षक को संवर्धन कार्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी क्षमता को अधिकतम करने के लिए 3 जो है कि घटकों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक सुरक्षित और लचीला सीखने का माहौल होना चाहिए, और उचित शैक्षणिक कठोरता होनी चाहिए, और सामाजिक भावनात्मक शिक्षा पर भी दोहरा जो है उसको ध्यान देना चाहिए। यानी कि संवर्धन कार्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे हम विद्यार्थियों के उसके बौद्धिक स्तर को और भी बढ़ा सकें, उसमें वृद्धि कर सकें। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? सूक्ष्म कौशल, इसके उपयोग का उदाहरण कौन सा है? और इसका सही जवाब है कि सूक्ष्म कौशल के उपयोग का उदाहरण है यानी कि घसीट करके लिखना। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, यानी कि आप जान सकते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो है कि स्थूल से सूक्ष्म, ये जो है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर उनका विकास होता है। ये सूक्ष्म वाला कैसे लिखाएगा? तो क्रियात्मक जो कौशल होता है आप जानते हैं कि 2 तरह के होते हैं, स्थूल पेशीय कौशल और सूक्ष्म पेशीय कौशल। और स्थूल पेशीय कौशल के उदाहरण है जैसे कि लुढ़कना, खिसकना या घुटनों के बल चलना, गेंद पकड़ना, तैरना, उछलना, कूदना, साइकिल चलाना। ये सभी जो है कि स्थूल पेशीय यानी कि ये स्थूल पेशीय ये चीज़ों का उदाहरण है। और सूक्ष्म पेशीय कौशल में जो आते हैं उसमें लिखना है, टाइप करना और टाई बांधना, सुई में धागा पिरोना, ये सभी जो है कि सूक्ष्म पेशीय कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सूक्ष्म कौशल ही पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो सूक्ष्म कौशल यानी कि सूक्ष्म कौशल के उदाहरण कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है कि जो घसीट करके लिखना जो है ये यहाँ पे सूक्ष्म कौशल का एक उदाहरण है। तो सही जवाब ऑप्शन सी में है। इसके बाद के प्रश्न है कि इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल अवस्था में होगा? यहाँ पे देख लीजिएगा, आज के लिए यह आखिरी प्रश्न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो यहाँ पे देखिएगा कि इनमें से कौन सा बच्चा जो है कि मध्य बाल अवस्था में होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सही जवाब है कि एक बच्चा जिसमें नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली हैं और वो तर्क कर सकता है, तो यह बच्चा जो है कि मध्य बाल अवस्था में होगा। यानी कि बालक के विकास की जो प्रमुख अवस्थाएं होती हैं आप जानते हैं कि शैशवावस्था होती हैं, बाल्य अवस्था होती हैं और फिर किशोरावस्था। तो शैशवावस्था जो होती है वो 0 से 2 वर्ष, बाल अवस्था जो है कि बाल अवस्था में जो है कि 2 उसके अलग अलग उसके चरण हैं। यानी कि प्रारंभिक जो बाल अवस्था होती हैं वो 2 से 6 वर्ष की होती हैं। उत्तर बाल अवस्था ये होती हैं तो 6 से 12 साल, और किशोरावस्था जो होता है वो 12 से 18 साल का होता है। तो सही जवाब इसमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, तो ये चीज़ें जो है कि वो वैसा बालक जो है कि मध्य बाल अवस्था में होगा। अब इसमें से जो ये जो टॉपिक है बाल अवस्था का, जो भी यहाँ पे डिस्कशन जो दिया हुआ है, तो हम उसको चाहेंगे कि PDF उसका ये टेलीग्राम पे हम उसको अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया, आप देखिएगा इसको, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BPSC TRE 3rd का जो री एग्जामिनेशन होने वाला है या TRE 4 के लिए, तो उसका भी प्रैक्टिस सेट हम बहुत जल्द लेकर आएंगे, उस 1-2 दिन के बाद से ही शुरू करेंगे उसको भी। ऐसे BPSC TRE 3rd का जो पेपर हुआ था या BPSC TRE 2, इन सबका वीडियो जो है कि आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रुक्मिणी पब्लिकेशन का ही सारा वीडियो हमने अपलोड किया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वहाँ पे आपको BPSC TRE 3rd का जो भी प्रैक्टिस सेट डाला गया था आप उसको पुनः देख सकते हैं। क्योंकि जो नए बुक जो आ रही हैं, जो भी, जैसे अगर हम रुक्मिणी पब्लिकेशन की बात करें तो वो सभी जो है कि फिर से वही क्वेश्चन लाते हैं, उसमें थोड़ा सा फेरबदल के साथ सब वही क्वेश्चन रहते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं।